बक्से में भर के लोग डॉक्यूमेंट लाकर दे रहे हैं यहाँ के नेताओं के अफसरों के बारे में। बताइए, देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार, और इसके नेता, इसके अफसर इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। जब बीजेपी कहती है आरजेडी की बी टीम है, आरजेडी कहती है बीजेपी की बी टीम। बहुत अच्छा लगता है, ये दिखाता है कि दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। मेरा पहला सवाल है, बिहार में नीतीश कुमार को आप कहते हैं अचेत है, और ये आपका सीधा आरोप है, और आप कहते हैं अगर उनको शक है तो मुझे कोर्ट में घसीट लें। डिप्टी सीएम को आप कहते हैं कि उन पे हत्या का आरोप है। विपक्ष के जो नेता हैं उनके बारे में आप कहते हैं 9वीं पास हैं, वो कॉम्पिटेंट नहीं है। तो इस परिस्थिति में, और अगर मैं आपको कहूं कि आप बहुत कॉम्पिटेंट हैं, पर आप कहते हैं मैं सीएम नहीं बनूंगा। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि एक नहीं 10 प्रशांत किशोर आ जाएं तो भी बिहार नहीं सुधरेगा। दिलीप जायसवाल ने आकर ये तो नहीं कहा कि नहीं वो कॉलेज मेरे कब्जे में नहीं है। तो भाई, सिखों का माइनॉरिटी का कॉलेज, इसका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इसका प्रबंधन जो है वो हमेशा सिखों के हाथ में रहेगा। जाता ममता बनर्जी के यहाँ डीलिंग हुआ है, सुनिए, बीजेपी वाले कहते हैं, और आप आरजेडी की सरकार बना। वही सुनिए। सम्राट कुमार मौर्य नाम का एक विद्यार्थी जिसने परीक्षा दिया, वो फेल हो गया, उसको 234 नंबर आया। ये सुप्रीम कोर्ट का दस्तावेज है। तो मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई 1998 के बाद किस साल में आपने मैट्रिक पास किया, किस साल 12वीं पास किया, ये बता दीजिए। राजद वाले, महागठबंधन वाले समझते हैं भैया मुसलमान जिए या मरे, भाजपा के डर से वोट हमें ही देगा। तो जन स्वराज मुसलमानों को ये कह रहा है भाई जिसको वोट देना है दो, लेकिन कम से कम ये अपने लिए विकल्प, एक खिड़की तो खोलो। नमस्कार, मेरे साथ इस वक्त जन स्वराज पार्टी के सुप्रीमो, जी हाँ, इन दिनों बिहार की राजनीति में जिस तरीके से चर्चा में है और आप सब लोग इस शख्सियत से परिचित हैं, वो हैं प्रशांत किशोर। मेरे साथ टीवी 9 के मंच पर हैं, टीवी 9 के कैमरे पर हैं, और आज हम उनसे बहुत सारा सवाल पूछेंगे, और उस सवाल में बहुत सारी बातें होंगी, बिहार की राजनीति के बारे में होंगी, उसके भविष्य के बारे में होंगी, जन स्वराज के भविष्य के बारे में होंगी, और भ्रष्टाचार, तमाम चीजों के बारे में होंगी। तो सबसे पहले प्रशांत जी, टीवी 9 के कैमरे पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है, बिहार में नीतीश कुमार को आप कहते हैं अचेत हैं, और ये आपका सीधा आरोप है, और आप कहते हैं अगर उनको शक है तो मुझे कोर्ट में घसीट लें। डिप्टी सीएम को आप कहते हैं कि उन पे हत्या का आरोप है। विपक्ष के जो नेता हैं उनके बारे में आप कहते हैं 9वीं पास हैं, वो कॉम्पिटेंट नहीं है। तो इस परिस्थिति में, और अगर मैं आपको कहूं कि आप बहुत कॉम्पिटेंट हैं, पर आप कहते हैं मैं सीएम नहीं बनूंगा, तो इस परिस्थिति में आप बिहार का राजनीतिक भविष्य कैसा देखते हैं? देखिए, बिहार जो देश का आज सबसे गरीब, पिछड़ा, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पलायन वाला राज्य है, तो इसी देश की संवैधानिक व्यवस्था में जहां दूसरे राज्य जो बिहार के से भी कभी पीछे थे, वो आज बिहार से इतने आगे निकल गए। अगर बिहार इस दुर्दशा में जी रहा है, बिहार के लोग इस दुर्दशा में जीने को मजबूर हैं, तो ये किसी एक व्यक्ति, एक दल की तो गलती है नहीं। पिछले 30, 35, 40 सालों में जो बिहार की कुव्यवस्था है, उस व्यवस्था को चलाने वाला हर व्यक्ति दोषी है। उसमें प्रशांत किशोर भी शामिल है, और हर वो नागरिक शामिल है जो कुछ इसको सुधारने के लिए कर सकता था और नहीं किया। सिर्फ नेता नहीं जिम्मेवार है, सब पूरा समाज जिम्मेवार है। आखिर इतनी दुर्दशा है कैसे? 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार। 2005 में जब लालू जी हटे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार। और आज नीतीश कुमार के 20 वर्ष के शासन के बाद, जिसमें केंद्र में यूपीए की सरकार 10 वर्ष भी रही और 10-12 साल से अभी मोदी जी भी हैं, बावजूद इसके आज भी बिहार की स्थिति कमोबेश वही है। थोड़ी बहुत सड़कें सुधर गई, कुछ बिजली की स्थिति सुधर गई, बस इतना ही हुआ है। बिहार के बच्चे 1990 में भी मजदूरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता था उनको, और आज भी जाना पड़ रहा है। तो मेरे भाई, जब इतनी बड़ी कुव्यवस्था है तो कहीं ना कहीं इसका दोष भी बहुत बड़ा है। इसीलिए जो आप बता रहे हैं कि आप इनको भी खराब बोल रहे हैं, इनको भी खराब बोल रहे हैं, मैं खराब किसी को नहीं बोल रहा हूं, जो स्थिति है वो मैं बता रहा हूं। नीतीश कुमार से एक आस जगी थी लोगों की कि शायद ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, और इनके शासनकाल में शायद बिहार की स्थिति सुधर जाए। 2005 के बाद 7-8 वर्षों तक कुछ भी स्थिति सुधरती दिखी भी, लेकिन फिर आज के जो नीतीश कुमार की हालात है उसमें स्थिति यही है कि पूरा बिहार, आज बिहार के लोग, मुझे लग रहा है कि आज़ादी के बाद एक भ्रष्टतम सरकार को देख रहे हैं।
और इसके साथ में ये भी कह रहा हूं कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार है, लेकिन इतना भ्रष्टाचार आज तक बिहार के लोगों ने नहीं देखा। लालू जी के राज में भी इतना भ्रष्टाचार नहीं था, उसमें अपराध ज्यादा था, अपहरण, डकैती, लूटमार, हत्या था, लेकिन इतना ऑर्गेनाइज्ड भ्रष्टाचार बिहार के लोगों ने कभी नहीं देखा। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार जो आप बात कर रहे हैं शारीरिक मानसिक तौर पर लिटरली अचेतन अवस्था में है, और अगल बगल के लोग जिनकी कोई जवाबदेही नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, वो पूरी तरीके से पूरे बिहार को लूटने में लगे हुए हैं। पिछले 3 साल से मैं बिहार में हूं मैंने क्या किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया? मैंने तो कोई टीका टिप्पणी नहीं की, लेकिन हम लोग भी आजीज आ गए। लोग कह रहे हैं कि भाई आप बोलिए ये कौन लोग लूट रहे हैं, उनको उनके बारे में बताइए। मतलब बक्से में भर के लोग डॉक्यूमेंट लाकर दे रहे हैं यहाँ के नेताओं के, अफसरों के बारे में। बताइए, देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार, और इसके नेता, इसके अफसर इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। ये तो कभी अकल्पनीय बात है। बिल्कुल। और जो बात मैंने कही है, अगर वो गलत है तो जिनके बारे में ये बात कही गई है उनको ये अवसर है, वो मीडिया पे आए, लोगों को बता दें, मुझ पर केस कर दें, मुझको जेल में डाल दें। भाई मैंने दिलीप जायसवाल जो भाजपा के अध्यक्ष हैं उनके बारे में क्या कहा कि इन्होंने सिखों के एक माइनॉरिटी कॉलेज पर अवैध कब्जा किया हुआ है, और इन पर एक राजेश शाह व्यक्ति हैं उनकी हत्या का आरोप है। तो इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी गलत नहीं, एक मिनट रुकिए। जी जी। दिलीप जायसवाल ने आकर ये तो नहीं कहा कि नहीं वो कॉलेज मेरे कब्जे में नहीं है। तो भाई सिखों का माइनॉरिटी का कॉलेज, इसका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इसका प्रबंधन जो है वो हमेशा सिखों के हाथ में रहेगा, वो दिलीप जायसवाल के हाथ में कैसे आ गया? जिस कॉलेज में कभी आप क्लर्क थे, चपरासी थे, उसमें आप उसके मालिक कैसे बन गए? और जिनका वो कॉलेज था वो लोग सब बाहर कैसे हो गए? ये मैंने नहीं कहा। उस ट्रस्ट में, उस कॉलेज के बनाने वाले जितने लोग कैमरे के सामने आए उन्होंने ये पूरी कथा सुनाई। राजेश शाह जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उसकी मां और बहन ने आकर ये बात कैमरे पर बताया। तो मान लीजिए कि प्रशांत किशोर राजनीति से प्रेरित होकर आप पर आरोप लगा रहे हैं, तो आप उसका काउंटर कर दीजिए, आप तथ्य को सामने रख दीजिए। आज तो उन्हीं के पार्टी के आर.के. सिंह जी ने कहा है, ईमानदार व्यक्ति हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, एक छवि है कि ईमानदार शख्स हैं। आर.के. सिंह यहाँ ब्यूरोक्रेट भी रहे, उन्होंने भी ये कहा है कि भाई जिस पे आरोप लगा है उसको आकर जवाब तो देना चाहिए। और जेडीयू में नीरज कुमार जदयू के लोग भी कह रहे हैं। अब सम्राट चौधरी की हालत देखिए। मेरे भाई, आप उप मुख्यमंत्री हैं, मैं सीधा कैमरे पे कह रहा हूं कि आप पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि 1998 से पहले सदानंद सिंह वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी थे जिनकी हत्या हुई 6 लोगों के साथ, और उसमें आप नामजद अभियुक्त बनाए गए। जो हम लोग के पास खबर है, आप जेल गए, और जेल से आपको राहत तब मिली जब कोर्ट में आपने सबमिट किया डॉक्यूमेंट कि आप नाबालिग हैं। इस बात की चर्चा ना उन्होंने अपने एफिडेविट में की, ना उन्होंने इसकी चर्चा सार्वजनिक जीवन में की। तो अगर मैं ये बात गलत कह रहा हूं, ये छोटी बात तो है नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए मैंने पूछा कि राजनीतिक भविष्य आप नहीं, अगर मान लीजिए कि आप डिप्टी सीएम है और आप पर केस हुआ, तो थाने में तो केस नंबर है। अगर वो कह रहे गलत है तो मैं केस नंबर जारी कर देता हूं, आप देख लीजिए ये अभियुक्त बनाए गए कि नहीं, ये जेल गए कि नहीं। और अगर ये जेल गए तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन में घोषित क्यों नहीं किया? दूसरी बात, जो आपने पढ़ाई की, इन्होंने खुद अपने एफिडेविट में लिखा है 1998 के एफिडेविट में कि मैं 7वीं पास हूं, और बाद के एफिडेविट में लिखते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन किया कामराज यूनिवर्सिटी से, डॉक्टरेट किया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। मेरा सीधा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में, सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज में 1998 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा कि सम्राट कुमार मौर्य, जो तब का इनका नाम था, सम्राट कुमार मौर्य नाम का एक विद्यार्थी जिसने परीक्षा दिया वो फेल हो गया, उसको 234 नंबर आया। ये सुप्रीम कोर्ट का दस्तावेज है। तो मैं इनसे ये पूछ रहा हूं कि भाई 1998 के बाद किस साल में आपने मैट्रिक पास किया, किस साल 12वीं पास किया, ये बता दीजिए। इसमें कोई नहीं बिल्कुल इसमें कोई सही गलत की बात नहीं है। अगर बिल्कुल मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई बिना 10वीं और 12वीं के पास किए तो आप ग्रेजुएशन कर नहीं सकते हैं। कई दूसरे नेताओं ने कहा कि ये ग्रेजुएशन की डिग्री फ्रॉड है, फर्जी है, ये पीएचडी की डिग्री फर्जी है। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया, अगर आपने पीएचडी किया, तो भाई 10th और 12th कब किया वो बता दीजिए, क्योंकि आपने एफिडेविट में ये बात, इलेक्शन कमीशन के एफिडेविट में ये बात नहीं लिखी है। एक अंतिम बात,
मंगल पांडे जी के बारे में हमने कहा कि भाई इन्होंने 86 लाख में एक फ्लैट खरीदा है और उसका एक मैंने 25 लाख का पूरा ब्यौरा दिया कि ये 25 लाख रुपए जो इन्होंने इनके पत्नी के अकाउंट से भुगतान हुआ, ये पैसा दिलीप जायसवाल के अकाउंट से किस खाता नंबर से किस तारीख को आया, इनके पिताजी के अकाउंट में आया पिताजी के अकाउंट से पैसा इनके पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ और उस पैसे से फ्लैट वाले को भुगतान हुआ। जब मैंने ये बात कही, मंगल पांडे ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ भाई ऐसा हुआ है, हमने पैसा लिया है, लेकिन हमने उस पैसे को लौटा दिया। फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर इसको लौटा दिया तो ये बता दीजिए कि बाकी का 61 लाख रुपीस कहाँ से दिए। उन लोगों ने तर्क ये दिया कि बताइए मंगल पांडे जी इतने ईमानदार मंत्री हैं कि एक फ्लैट खरीदने के लिए 25 लाख रुपया उनको कर्ज लेना पड़ा। फिर मैंने उन्हीं की पत्नी का कल परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अकाउंट जारी किया है कि उस अकाउंट में 2.25 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। तो एक और आप कह रहे हो कि आप इतने गरीब हैं, इतना भी आपके पास पैसा नहीं है कि आप घर खरीद सके, आप अपने बाबूजी से और दिलीप जायसवाल से बाबूजी के माध्यम से आपने 25 लाख रुपए कर्ज लिया और दूसरी ओर आपकी पत्नी के अकाउंट में 2.25 करोड़ रुपए जमा हो रहा है। दोनों बात तो सही नहीं हो सकती है। बिल्कुल, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा। आप ये जितने बड़े नेताओं की अगर हम बात करें, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, लालू प्रसाद की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी जब उनको सीएम से पीएम बनना था, आप उनके बहुत करीब थे। बहुत सारा आपने ऐसा कैंपेन चलाया जो कहा जाता है कि उनकी सफलता का राज रहा है। और अगर हम 2015 की बात करें तो 2015 में लालू जी पॉलिटिकल फोर्स थे, लेकिन उनकी ताकत बहुत कम हो चुकी थी। वो आप ही थे जो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को साथ लाया, और जिस समय मोदी वेव चल रहा था उस समय बीजेपी की हार हो गई। आप कहीं ना कहीं आपको पछतावा होता है कि इन लोगों का साथ देके समर्थन देकर के आपसे गलती हुई? नहीं, देखिए 2015 में नीतीश कुमार की मैंने मदद की। क्यों की? क्योंकि बिहार की राजनीति में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। आपका नारा भी था ना कि 1 मिनट, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। बिहार में बाहर हो है नहीं, हो नीतीश कुमार हो। नारे की बात छोड़ दीजिए, मैंने क्यों मदद की? बिहार के होने के नाते हम लोगों ने लालू जी का जंगल राज देखा था और नीतीश कुमार का 2005 के बाद का शासन देखा। तो शुरुआती 6-7 सालों में हम लोगों ने देखा बिहार में सुधार शुरू हुआ। नीतीश जी 2014 के चुनाव में बुरी तरह हार गए, उनके पार्टी को 2 सीट आया लोकसभा में। उसके बाद नीतीश कुमार ने अपना पद छोड़ दिया और मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाए। उसी दौर में नीतीश कुमार को किसी ने मेरे से मिलाया दिल्ली में कि मोदी जी का जो अभियान चला, कैंपेन चला, वो उसमें बिहार का एक लड़का है प्रशांत किशोर, उसकी भूमिका है। जब नीतीश जी मेरे से मिले तो मैंने उनको ये पूछा कि सर आप तो मुख्यमंत्री थे, बिहार में सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसको छोड़कर मांझी जी को क्यों बना दिया? तो उन्होंने कहा भाई हमने इतना काम किया, इसके बाद भी हमारी पार्टी हार गई, अब किस मुंह से रहे मुख्यमंत्री। तो मेरा ये कहना था कि लोकतंत्र में आपको तो लोकसभा में जनता ने हराया ना, मुख्यमंत्री के तौर पे तो हटाया नहीं है। और लोकतंत्र में आपको ये अधिकार नहीं है कि आपको मुख्यमंत्री चुना, आप हटाकर किसी दूसरे को, अपने हटकर दूसरे को बना दीजिए। उस समय बातचीत में यह तय हुआ कि नीतीश जी वापस से मुख्यमंत्री बने और मैं आकर मैंने उनको जो मदद हो सकती थी वो करी। लेकिन जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी 2014-15 में, उस नीतीश कुमार की छवि थी सुशासन की, उस नीतीश कुमार की छवि थी एक संवेदनशील प्रशासक की, उस नीतीश कुमार की मदद की थी जिसके बारे में कहा जाता था कि ये व्यक्ति चुनाव हारा नहीं है लेकिन इसने पद छोड़ दिया है क्योंकि राजनीतिक लोकलाज मानने वाले ये लोग हैं। आज जिस नीतीश कुमार का मैं विरोध कर रहा हूं, ये वो नीतीश कुमार हैं जिनके शासनकाल को बिहार का भ्रष्टतम शासनकाल बताया जा रहा है। ये वो नीतीश कुमार हैं जिन्होंने राजनीतिक लोकलाज को ताखे पर रख दिया, कभी लालटेन को पकड़कर, कभी कमल के साथ होकर, किसी भी तरीके से चुनाव हारने के बाद भी 20 में 2243 में 42 सीट जीते हैं, चुनाव हार गए हैं, उसके बावजूद मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और सबसे बढ़कर उस असंवेदनशील मुख्यमंत्री का विरोध कर रहा हूं, उस असंवेदनशील नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं जिस व्यक्ति ने कोरोना के काल में बिहार के लोगों की दर्द को न समझा न समझने की कोशिश की, अपने घर में बंद हो गए और 1-1.5 महीने जो बिहार के लोगों की दुर्दशा हुई पूरे देश ने देखा। और हम जैसे लोगों ने ये पाया कि हम लोग इतने असहाय हैं कि अपने राज्य के लोगों को
वापस घर जाने के लिए एक बस और गाड़ी भी मुहैया नहीं करा सकते। तो 14-15 के नीतीश कुमार में और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है, प्रशासक के तौर पर, नेता के तौर पर और व्यक्ति के तौर पर। मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैंने 15 में उनकी मदद की, क्योंकि 15 में नीतीश कुमार बेहतर विकल्प थे। और आज मुझे कोई अफसोस नहीं कि मैं नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं, क्योंकि नीतीश कुमार आज बेहतर विकल्प नहीं है। पर नीतीश कुमार ने तो डिक्लेयर कर दिया था कि वो अपनी राजनीतिक विरासत आपको सौंपने जा रहे हैं, आप जेडीयू के फ्यूचर हैं, भविष्य हैं, उपाध्यक्ष। देखिए ये सब बातें जो हैं, ये तो मुझे मेरी ही बात को और सही बताएगा कि हमारा बिहार में किसी का राजनीतिक विरासत लेना, मंत्री बनना, सरकार में हिस्सेदारी लेना, ये मेरा कभी लक्ष्य रहा ही नहीं है। अगर होता तो 15 के चुनाव में, जैसा आप खुद बता रहे हैं, हमारी ही चलती थी। हमारे कहे बगैर तो कोई मंत्री मुख्यमंत्री नहीं बन सकता था। प्रोग्राम मॉनिटर करने, सिर्फ प्रोग्राम की छोड़िए, जो कैबिनेट बना होगा बिना मेरी सहमति के तो नीतीश जी ने नहीं बनाई होगी। जिन नामों पर भी, मैं रिकॉर्ड पे कह देता हूं, राजद ने नाम भेजा, जिन नामों पर भी हम लोगों ने ऑब्जेक्शन कर दिया, जिन बाहुबली नेताओं का नाम राजद की ओर से आया, हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, उन लोग मंत्री नहीं बन पाए। लेकिन मेरी कोई दिलचस्पी इसमें नहीं थी कि मैं मंत्री बन जाऊं। मेरी दिलचस्पी इसमें थी कि बिहार में सुधार हो, बिहार में तरक्की हो, और उसके लिए 7 निश्चय का प्रोग्राम बना, नीतीश कुमार बने, बिहार विकास मिशन की स्थापना की गई। और मुझे उन्होंने जिम्मेवारी, जो सलाहकार को आज लोग बता रहे हैं कि बड़े डिफेक्टो सीएम हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं, यही राज्य चला रहे हैं, ये पद ही प्रशांत किशोर के लिए क्रिएट किया गया था। और उस पद को प्रशांत किशोर ने कभी स्वीकार नहीं किया। मैंने कोई गाड़ी नहीं लिया, कोई बंगला नहीं लिया, कभी सुरक्षा नहीं ली, बिहार सरकार से 1 रुपया नहीं लिया, क्योंकि बिहार की राजनीति में कोई मेरी दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन कोविड के दौरान मुझे लगा कि यार, मैं पूरे देश में इतने बड़े बड़े लोगों को जानता हूं, इतने लोगों की मदद करता हूं, और मेरे अपने राज्य के लोग आज इस तरह से बदहाल, बेहाल, निसहाय होकर घूम रहे और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तब मेरे मन में आया कि नहीं, अब बिहार जाएंगे और बिहार की व्यवस्था में कुछ ऐसा करेंगे कि बिहार में सुधार हो। ऐसा सुधार हो कि हम लोग के बच्चों को बाहर न जाना पड़े, कोई उनको दिल्ली में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में गाली ना दे, उनको थप्पड़ ना मारे, उनको धक्के देके बाहर ना भगाए। और यहाँ आने के बाद वो अभियान शुरू किया है और ईमानदारी से, परिणाम की चिंता किए बगैर वो प्रयास कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा कारवां बन गया है। जिन लोगों ने कहा कि प्रशांत किशोर कुछ नहीं कर पाएंगे, तो बिजनेसमैन है, इससे क्या होगा, आज देख लीजिए। सबसे ज़्यादा वो लोग आज प्रशांत किशोर से डरे हुए हैं, जनसुराज से डरे हुए हैं। 2 महीने के बाद बिहार में देश के इस कालखंड का सबसे बड़ा राजनीतिक इतिहास क्रिएट किया जाएगा। जनसुराज यहाँ जीत कर आएगी और आप लोग उसको कवर करेंगे और लोग उस पर एनालिसिस करेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे। नहीं, ठीक है, हम आपको शुभकामनाएं पहले ही दे देते हैं, लेकिन अभी कुछ सवाल और पूछना बाकी है। एक तरफ आपने कभी कहा कि जो चिराग हैं वो अच्छे नेता हैं, दूसरी तरफ आपने कहा कि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी के लिए टिकट खरीद लिया और ये सबको पता है। देखिए, क्या अच्छा नेता टिकट बेच सकता है? देखिए, मैं आपके डेफिनेशन में ये आता है? आपने अच्छा सवाल किया। कई लोगों ने ये कहा कि भाई आप खरीदने वाले क्यों बोल रहे हैं, बेचने वाले को क्यों नहीं बोल रहे हैं। पहली बात कि चिराग पासवान की राजनीतिक पार्टी के कार्यकलापों पर मेरा कोई सहमति असहमति नहीं है। ये उनका दल है, उसमें बहुत बाहुबली नेता चुनाव लड़ते हैं, वो सही है गलत है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। उनका अपना राजनीति करने का तरीका, वो भाजपा के साथ है, मैं भाजपा के विरोध में हूं। चिराग पासवान को मैं एक चीज के लिए पसंद करता हूं, मेरे व्यक्तिगत तौर पे मित्र हैं, और मैं एक बात के लिए पसंद करता हूं कि वो बिहार में विशुद्ध जाति की जो राजनीति होती है, धर्म के नाम पर बांटने की जो राजनीति होती है, वो चिराग पासवान नहीं करते हैं। उस नजरिए से मैं चिराग को पसंद करता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टी में जो कुछ कर रहे हैं उससे मैं सहमत हूं। वो तो एनडीए में है, भाजपा में है, नीतीश कुमार के साथ है, मोदी जी के साथ है, हम तो उनके विरोध में हैं। रह गई बात टिकट बेचने खरीदने की, तो ये बात प्रशांत किशोर ने नहीं कही। जिस दिन ये टिकट दिया गया अशोक चौधरी के बेटी को, उस दिन एलजेपी के कई नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफा दिया, प्रेस में खबर छपी, और उन नेताओं ने ये कहा कि भाई इतने करोड़ रुपए में ये टिकट बेचा गया है। तो मैंने वो बात सिर्फ सामने रखी कि अशोक चौधरी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, जदयू के नेता हैं, उनकी लड़की एलजेपी में गई, सदस्य बनी, उसको टिकट मिल गया,
वो चुनाव जीतकर आ गई और वहाँ का जो कार्यकर्ता है वो जीवन पूरा जीवन लोग लगा देते हैं उसको। मतलब वो मुखिया नहीं बन पाता है, ये विधायक की मंत्री जी की लड़की आई और एमपी बन गई, उसको टिकट मिल गया। तो मैंने कहा कि लोग तो ऐसे ही कह रहे हैं कि इन्होंने टिकट खरीदा अपने बच्ची के लिए। और चूंकि उनके बात उस लड़की की नहीं है, बात इसकी है कि अगर आप बिहार सरकार में मंत्री हैं तो इतना पैसा आपके पास आ कहाँ से रहा है? किसने बेचा, किसने खरीदा, वो छोड़िए, पैसा इतना आ कहाँ से रहा है ये बताइए ना। आप बिजनेसमैन तो हैं नहीं, आप यहाँ कोई जमींदार है नहीं। पैसा आपके पास 100, 200, 500 करोड़ हो सकता है, प्रॉपर्टी खरीदने में पर से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात में है कि आप मंत्री हैं, आपने ये डिक्लेयर नहीं किया कि आपका इनकम का स्रोत इतना बड़ा है, तो फिर आप इतना पैसा कहां से ला रहे हैं? इतनी सी बात है। मैं अगला सवाल करना चाहूंगा आपसे। आपने कहा जो शांभवी का एंगेजमेंट हुआ और शादी हुई उस बीच में 200 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं, 200 करोड़ नहीं कहा, मैंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में ऐसी सूचना है जो हम लोग के पास जानकारी है कि 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अशोक चौधरी के द्वारा खरीदी गई है बेनामी। कई केस में अपने नाम, अपने पत्नी के नाम पर, अपने बिटिया के नाम पर, अपने समधिन के नाम से, अब एक ट्रस्ट है उनसे जुड़ा हो उस नाम पे। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि हम ट्रस्ट पे, हमारी वो क्षमता नहीं कि हम अभी ट्रस्ट का इन्वेस्टिगेट करके बताएं कि वो सही है या गलत। हमने अशोक चौधरी पर सवाल उठाया है और पूरा मैंने एक केस बताया कि 2019 में आपने अपने पीए योगेश्वर दत्त के नाम पर 23 कट्ठे जमीन, करीब 0.7 एकड़ जमीन विक्रम में खरीदा। 2 साल के बाद 34 लाख रुपए में, 2 साल के बाद उस जमीन को आपके पीए ने ट्रांसफर किया आपकी बेटी शांभवी चौधरी के नाम पर, और आपने पैसा बैंक के माध्यम से दिया 10 लाख रुपए। तो मेरा पहला सवाल है कि भाई 34 लाख की जमीन आपने 10 लाख रुपए में कैसे खरीद ली? क्योंकि रजिस्ट्री के कागज में तो 34 लाख रुपए लिखा हुआ है। बैंक में आपने सिर्फ 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया, क्योंकि दत्त साहब के बैंक अकाउंट को हम लोगों ने जारी किया है। उसके बाद जो कहानी है कि जब इनकी बच्ची ने एमपी का चुनाव लड़ा, इनकम टैक्स ने नोटिस भेजा इनको कि आपने ये जो 34 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है, इसका बैंकिंग ट्रांजैक्शन मैच नहीं हो रहा है। तो 2025 में ट्रांजैक्शन के 4 बरस के बाद अशोक चौधरी ने शांभवी चौधरी के अकाउंट से 25 लाख रुपए फिर से दत्त साहब के अकाउंट में भेजा। तो ये एक पूरा फुल प्रूफ केस मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे बेनामी ट्रांजैक्शन ये करते हैं। मेरे भाई 19 में आपने अपने पीए के नाम पे जमीन खरीदा, फिर 2 बरस के बाद आपने बच्ची के नाम पे ट्रांसफर करा लिया। कोई कह सकता है इसमें गलत क्या है? कोई गलत नहीं है, लेकिन 34 लाख की जमीन पीए ने आपको 10 लाख में क्यों दे दी? और अगर दिया तो फिर 4 बरस के बाद फिर उसी पीए को 25 लाख रुपए क्यों दे रहे हो? देखिए, पशुपालन घोटाला हुआ, उसको लोग कहते हैं 1000 करोड़ का है, 900 करोड़ का है, लेकिन लालू जी को जिस केस में सजा हुई वो तो 90 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन के लिए हुआ ना। तो मैंने जो जनता के सामने बात रखी है कि ये बेनामी ट्रांजैक्शन करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इसकी ये जानकारी है, पुख्ता जानकारी बैंक अकाउंट के साथ। हम कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो है नहीं। उसके बाद हमने ये बताया कि इनकी बेटी की जो एंगेजमेंट हुई है उस दिन से शादी के बीच में 34 करोड़ 88 लाख रुपए की जमीन खरीदी गई है। मैंने जमीन का प्लॉट नंबर, डीड नंबर और किस बैंक से कितना पैसा गया है ये मैंने बताया है, जनता के सामने रखा। नहीं बिल्कुल, पर आप उसको काट दीजिए कि हम झूठ बोल रहे हैं। पर वही शांभवी ने आज स्टेटमेंट दिया है कि आचार्य किशोर कुणाल के पैर के धूल के बराबर नहीं है पीके, क्योंकि उनकी इंटीग्रिटी इम्पिकेबल थी, वो जबरदस्त ऑनेस्ट थे। तो आप इसमें भी पॉलिटिक्स देख रहे हैं क्या कि एक ऑनेस्ट ऑफिसर के खिलाफ आपको भिड़ाया जा रहा है? ऐसा है, किशोर कुणाल जी से मेरे बहुत व्यक्तिगत संबंध थे, वो आज इस दुनिया में नहीं है। किशोर कुणाल जी पर कोई टीका टिप्पणी हुई नहीं है। इल्जाम अशोक चौधरी पर है, किशोर कुणाल पर नहीं है। ये बेवकूफ मत बनाइए। शांभवी जी आपके पिताजी मंत्री हैं, उन पर आरोप है 200 करोड़ का, किशोर कुणाल जी पर नहीं है। तो अशोक चौधरी को जवाब देना है। किशोर कुणाल का तो कोई चर्चा ही नहीं हुई है। किशोर कुणाल का नाम तो वो ला रही हैं। अगर ये कह रहे हैं कि किशोर कुणाल से जुड़े हुए संस्था का नाम लिया गया है, तो मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि जियालाल आर्य जो उस न्यास के हेड हैं,
वो बहुत ईमानदार अफसर की उनकी छवि है। और मैंने प्रेस में कहा कि सर आप देख लीजिए कि आपके न्यास के नाम पर ये जो जमीन खरीदी जा रही है ये सब सही है कि नहीं, क्योंकि आपकी एक लेगेसी है, आपका एक जीवन आपने स्वच्छता से बिताया है। तो मैंने ये बात कही है, मैंने ये नहीं कहा कि आपने गलत किया। गलती का इल्जाम सिर्फ अशोक चौधरी पर है। आपसे बात करना अनडाउटेडली बड़ा सुखद होता है, बहुत सारी बातें आप बताते हैं, पर मैं आपसे एक दो सवाल और करूंगा, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लालू परिवार में जिस तरह का संकट आप देख रहे हैं, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने सबको अनफॉलो कर दिया, तेज प्रताप यादव घर से निकल गए, उसके बारे में आप क्या देखते हैं? आरजेडी जो बड़ी पार्टी है, देखिए उसका भविष्य आप क्या देखते हैं? तेज प्रताप यादव जी का प्रकरण पिछले कई महीनों से चल रहा है और आप मेरे जितने भी बयान हैं देख लीजिए। मैंने हमेशा कहता हूं कि लालू जी के या फॉर दैट मैटर एनीवन, किसी के व्यक्तिगत जीवन में क्या चल रहा है, उसके परिवार में कलह है, सुलह है, ये प्रशांत किशोर या किसी नेता का विषय नहीं है और उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी के लड़के कब पॉलिटिक्स में आएंगे, क्या वो पॉलिटिक्स में आने लायक हैं कि नहीं, इन बातों पर पत्रकार सवाल करते रहते हैं और मैं हमेशा यही कहता हूं कि मैं लोगों, जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में नहीं है उस पर टीका टिप्पणी नहीं करता हूं। तो लालू जी के बच्चों के बीच में सुलह है या झगड़ा है, कलह है, ये उनका मामला है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। और जहां तक मैं समझता हूं इससे बिहार के लोगों का भी कोई लेना देना नहीं। बिहार के लोगों को इससे क्या लेना देना है कि रोहिणी आचार्य में और तेजस्वी यादव में दोस्ती है या झगड़ा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर उसका कोई राजनीतिक इंप्लीकेशन होगा तब उस पर टिप्पणी हो सकती है। पर नौमी फेल का सीएम बनने का राजनीतिक इंप्लीकेशन है इसलिए बोल रहे हैं, बिल्कुल है। तो आप क्या बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, इसलिए नहीं कि वो नौवीं फेल है जी। मैंने बार बार इस चीज को क्लियर किया है। किसी का 9वीं फेल 7वीं फेल होना उसको बेवकूफ नहीं बताता है। कामराज बहुत बड़े चीफ मिनिस्टर थे और वो उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं हासिल किया था। कई बार आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों की वजह से आप फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ व्यक्ति हैं। बात यहाँ ये है कि तेजस्वी यादव के माँ और बाप दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं। ये किसी गांव में नहीं थे, दिल्ली के डीपीएस स्कूल में ये पढ़ते थे, वहां से ये 9वीं क्लास पास नहीं कर पाए। उनके कुछ समर्थकों का या उनका दावा है कि नहीं हम लोग उसके बाद क्रिकेट खेलने चले गए। चलिए मान लिया कि आप क्रिकेट खेलने चले गए, तो क्रिकेट में आपने क्या किया नहीं किया इस पर भी विवाद नहीं करना चाहता हूं। मान लीजिए आप क्रिकेट खेल लिए, क्रिकेट खेलने के बाद आप आकर आपने राजनीति शुरू की, तो आकर ही पढ़ाई कर लिए होते। आप गांव देहात में बिहार में चलिए, आपको ऐसी महिलाएं मिलेंगी, आप पूछिएगा दीदी कितना पढ़ी हैं, बोले कि बीए पढ़े, बीए तक की है। आप पूछे आप कैसे पढ़े, तो बताया कि हमारे गांव में ना जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो मैं 8वीं क्लास तक पढ़ी थी, क्योंकि हमारे बाबूजी हमको गांव से बाहर नहीं भेजते थे। लेकिन जब शादी हो गई तो हमारे पति ने हमको मैट्रिक कराया, फिर बाबू पढ़ाई छूट गया क्योंकि हमारे बच्चे हो गए। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो गया ना तो हमको पढ़ने का बड़ा शौक था, हम कॉरेस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन किए। ये घर घर की कहानी है। ये क्या दिखाता है? उस महिला का शिक्षा के प्रति सम्मान दिखाता है। ये दिखाता है कि शिक्षा की महत्ता उस महिला के लिए क्या है। जब आप मुख्यमंत्री के लड़के होकर ना आप पढ़े ना कभी पढ़ने का प्रयास किया, तो ये दिखाता है कि शिक्षा को लेकर आपका नजरिया क्या है, आपकी सोच क्या है। इसी उतावलेपन में एक दिन तेजस्वी यादव ने कह दिया कि अरे स्टीव जॉब्स ने भी पढ़ाई नहीं की थी। मैंने पूरा प्रकरण बताया, मेरे भाई क्या बात करते हो। स्टीव जॉब्स ने फॉर्मल उस क्लास से अपने आप को ड्रॉप किया जहां का फीस बहुत था, और वो उनके माँ बाप जो थे वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं थे, वो एडॉप्टेड सन थे। और स्टीव जॉब्स को ये बोझ था कि मेरे माँ बाप की पूरी कमाई लग रही है और जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ इससे मैं कुछ जीवन में सीख नहीं रहा हूँ। स्टीव जॉब्स सिर्फ ड्रॉप आउट नहीं हुए, फिर उसी कॉलेज में 1 साल तक डॉर्मेट्री में रह के लोगों का काम करके कैलीग्राफी की पढ़ाई करी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट कैलीग्राफी में था। ये शिक्षा की महत्ता को दिखाता है। कॉलेज ड्रॉप आउट आपने पढ़ लिया कहीं और बस वहीं पर बयान दे दिया। तो मैं ऐसा समझता हूं कि बिहार का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए जो शिक्षा की महत्ता को नहीं समझता है। वो खुद कितना पढ़ा ये महत्व का विषय नहीं है। और देखिए अभी 4-5 दिन पहले आपने देखा होगा वीडियो में तेजस्वी यादव कलम फेंक रहे हैं।
अपने आप को बता रहे हैं कि मैं शिक्षा के प्रति जागरूक हूं। अब ये देखिए, कोई भी विद्यार्थी जो पढ़ता है उसके लिए कलम, कॉपी ये सीधे माँ सरस्वती का प्रतीक है। हम लोग बच्चे थे तो सरस्वती पूजा में अपना कलम, बस्ता, बैग हम लोग कल सरस्वती जी के पैर के नीचे रखते थे। ऐसा लोगों का शुरुआत ही वैसे होती ऐसा थी लोगों जब का बचपन बिलीफ होता था कि सरस्वती जी के चरण में अगर अपना किताब, कॉपी, कलम रखेंगे तो हमको ज़्यादा ज्ञान होगा, ज़्यादा हम पढ़ पाएंगे। रास्ते में चलते हुए कागज गिरा, मैंने बच्चों को देखा, लोग उठाकर उसको प्रणाम करके जेब में लोग रखते। ये व्यक्ति कलम को फेंक रहा है हवा में। तो जो मैं आपको बता रहा हूं कि शिक्षा के प्रति आपका नजरिया क्या है। सरस्वती, जिस कलम की हम लोग पूजा करते हैं, उस कलम को आप हवा में फेंक रहे हो। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? इससे बड़ा आपकी शिक्षा के प्रति, माँ सरस्वती के प्रति आपकी सोच को क्या दिखाया जाएगा? इस बात को लेकर मैं क्यों ये उदाहरण दे रहा हूं कि जो मैं बात कहता हूं कि सिर्फ ये 9वीं फेल का मामला नहीं है, ये शिक्षा के प्रति आपकी सोच को दर्शाता है, आपके नजरिए को बताता है। और ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा का सम्मान न करता हो, जो सरस्वती की महत्ता को न समझता हो, वो बिहार का नेतृत्व नहीं करना चाहिए उसे, ऐसा मुझे लगता है। पर आपके लहजे को लेकर के भी सवाल उठ रहा है कि आप जिस तरीके से बात करते हैं वो पॉलिटिशियन का लहजा नहीं है, वो एक सौदागर का लहजा है। इनमें से एक भी शब्द मेरे नहीं है, ये डिप्टी सीएम के शब्द है। आप राजनीतिक सौदागर हैं, ऐसी पार्टियां कुरमुत्ते की तरह हर चुनाव से पहले आती हैं, आपका भाषा आपराधिक है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? अब देखिए, किसी भी बिहार में किसी भी व्यक्ति से बात कर लीजिएगा तो कम से कम मेरे भाषा, व्याकरण और विषय, लैंग्वेज की समझ पे तो कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा। अगर सम्राट चौधरी ये बात कह रहे हैं तो सम्राट चौधरी किसी भी मंच पर आ जाएं और अपने ही समर्थकों को बुलाकर ये पूछ लें कि प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी के बीच में किसका भाषा, व्याकरण और बोलने का लहजा बेहतर है, किसका खराब है। अगर जनता कहेगी कि प्रशांत किशोर को बोलने का तरीका नहीं मालूम है, इनको सब विषय का ज्ञान नहीं है, ये फालतू बात करते हैं या बेहूदी बात करते हैं, तो मैं मान लूंगा अपनी गलती। आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी, आपने हेल्थ पे भी काम किया है, लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि जन स्वराज पार्टी आई, नेतृत्व आपके पास है, पर अगर शिक्षा के हिसाब से कहा जाए कि प्रशांत किशोर बहुत बेहतर हैं, एक 7वीं फेल, एक 9वीं फेल, ये सब जो आप आरोप लगाते हैं, तो एजुकेशन के हिसाब से भी प्रशांत किशोर बहुत बहुत आगे हैं, इसलिए जनता प्रशांत किशोर को चुनेगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि एक नहीं 10 प्रशांत किशोर आ जाएं तो भी बिहार नहीं सुधरेगा, जब तक बिहार के लोग नहीं सुधरेंगे, जब तक बिहार के लोग अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे, जब तक बिहार के लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार के लिए वोट नहीं करेंगे, तब तक सुधार नहीं होगा। और आप मेरे कोई भी भाषण दिखा दीजिए जहां मैंने ये कहा हो कि प्रशांत किशोर आएंगे और सुधार कर देंगे। मैं तो उल्टी बात कह रहा हूं कि 10 प्रशांत किशोर भी आएंगे तो भी बिहार में सुधार नहीं होगा। सुधार तब होगा जब बिहार के लोग सुधरेंगे, बिहार के लोग अपने बच्चों की चिंता करेंगे। जन स्वराज का पूरा नारा ही यही है कि एक बार जीवन में, एक बार वोट सभी लोग अपने अपने बच्चों के लिए दीजिए, जिसको भी देना है दीजिए, लेकिन अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए दीजिए, ताकि बिहार से होने वाला पलायन बंद हो। छठ के बाद कोई भी बच्चा 10-12 हज़ार रुपए के लिए गाली सुनकर जलालत सह के तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, पंजाब में जाकर उसको मजदूरी न करनी पड़े। इस बात के लिए वोट कीजिए। ठीक है सर। आप सीएम, जब सीएम थे पीएम, आप उनके घर में रहते थे, आप बहुत सारे योजनाओं में प्लानिंग के लिए जाने जाते थे, और उन्होंने जो वहां एग्जीक्यूट किया, कहा जाता है 2012 में उनकी जीत हुई तो आपका दिमाग था और आपको लोग चाणक्य भी कहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या बतौर सीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया, पीएम बनने के बाद क्या बिहार में उस तरह का काम नहीं किया जो आप अक्सर कहते हैं, यहां विक्ट्री, वहां फैक्ट्री, यहां से मजदूर जाए, ट्रेन चले? ये आपका कहने का आशय क्या है? क्या वो गुजरात और बिहार में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करते हैं? मैं रोज कहता हूं कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं और बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। आप मोदी जी के भाषण गुजरात में जो बोलते हैं उसको खाली वीडियो पर देखिए। मोदी जी गुजरात में गिफ्ट सिटी की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट समिट की बात करते हैं, वहाँ एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, जब 75 साल का गुजरात होगा तो कैसा दिखेगा ये इसकी बात करते हैं, धोलेरा सिटी की बात करते हैं, वहाँ पर
दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र बने, इसकी बात कर रहे हैं। जब वही मोदी जी बिहार आते हैं तो उनके भाषण आप सुन लीजिए, घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, 5 किलो अनाज की बात कर रहे हैं। क्या आपने मोदी जी को बिहार में कभी ये कहते सुना कि बिहार से पलायन कब रुकेगा? क्या मोदी जी ने 14 के बाद कभी ये कहा कि बिहार में बाढ़ की समस्या को कैसे निपटाया जाएगा? क्या मोदी जी ने बिहार में आकर ये कहा कि बिहार में फैक्ट्रियां कब लगेंगी? मोदी जी ने आकर ये कहा कि यहाँ से ट्रेन चलेगी, यहाँ से एक और नई ट्रेन शुरू हो रही है जिससे श्रमिक परिवार के बिहार के बच्चे सुविधापूर्ण तरीके से गुजरात और महाराष्ट्र जा सकेंगे। हम उसका विरोध कर रहे हैं। भाई, क्या मोदी जी गुजरात में ये कह सकते हैं कि एक और नई वंदे भारत ट्रेन खुलेगी जिससे गुजरात के लोग तमिलनाडु में जाएंगे मजदूरी करने? तो ये गलती मोदी जी की नहीं है। हम तो अपने भाषणों में कहते हैं कि तो बिहार के लोगों की गलती है कि हम लोगों ने अपनी स्थिति ऐसी बना ली है कि हमको 4 किलो अनाज देते रहो, हम तुमको वोट देते रहेंगे। हमको एक ट्रेन दे दो, हमारे बच्चे मजदूर बनकर उसमें जाते रहेंगे, हम तुम्हें वोट देते रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई, वोट आपका है तो फैक्ट्री बिहार में लगनी चाहिए। सूरत में क्यों फैक्ट्री लगे और उसके लिए ताली बजाकर हम वोट क्यों दें? फैक्ट्री तो सूरत में लग रही है ना, धोलेरा में लग रही है, गुजरात में लग रही है, कच्छ में लग रही है, सीतामढ़ी में, मधुबनी में, दरभंगा में तो नहीं लग रही है। और हम लोग यहां ताली बजा रहे हैं, मोदी जी को वोट दे रहे हैं। मैं ये बात लोगों को बता रहा हूं। एक बात आपके बारे में कही जाती है कि जो आपका पॉलिटिकल स्टाइल है वो अरविंद केजरीवाल से मिलता है। उसी तरह के सपने दिखाना, व्यवस्था परिवर्तन की बात करना और सिंपल पॉलिटिक्स की बात करना, और जब आप सत्ता में आएंगे तो बहुत बड़ा डिजास्टर साबित होंगे। क्या कहना चाहेंगे मेरे भाई? क्या अरविंद केजरीवाल 3 बरस पैदल चले गांव-गांव? क्या प्रशांत किशोर ने कोई आंदोलन किया? क्या प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारे पास कोई ऐसा तिलिस्म है कि मैं एक कानून बनाऊंगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? किस बात में सिमिलैरिटी है? सिमिलैरिटी इस बात में, वो भी कहते थे हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, जैसे आप कहते हैं। नहीं, जैसे ही परिणाम आया वो कांग्रेस के साथ चले गए। ये बात तो फिर उस हिसाब से तो देश की कई पार्टियों से सिमिलर बात हो सकती है। मतलब आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ आंदोलन से, और प्रशांत किशोर और जनसुराज का आंदोलनों में यकीन नहीं है। आम आदमी पार्टी ने ऐसा कहा कि हम आएंगे और सुधार देंगे। जनसुराज कह रहा है भैया हम आए या कोई आए, सुधार नहीं होगा जब तक तुम नहीं सुधरोगे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमारे पास एक जन लोकपाल ऐसा कानून है जिसके आने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जनसुराज कह रहा है नहीं, जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा। भाई, किस बात की सिमिलैरिटी है? और अब आप आ जाइए कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनी, बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है, कई लोगों की अपेक्षाएं थी, उसके हिसाब से नहीं हुआ। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ? कम से कम बिहार में जो व्यवस्था चल रही, इससे तो अच्छी व्यवस्था चलाई उन लोगों ने। उन पर करप्शन के इल्जाम लगे, उन पर 100 दोष हो सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली में शिक्षा में तो सुधार हुआ। लोगों ने परिवर्तन किया, तो उसका कोई बहुत नुकसान नहीं है। लोकतंत्र की यही मर्यादा है, आपका जिस पर भी भरोसा हो, जिस नेता पर, जिस दल पर, जिस विचारधारा पर, आप उसको वोट दीजिए, उसके साथ खड़े होइए। लेकिन वो वोट, वो भरोसा 5 बरस के लिए है, जीवन भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है। जनसुराज को भी आप वोट दोगे और जनसुराज के लोगों के मन में भी अगर ये डर नहीं होगा कि चुनाव हम हार सकते हैं, तो वो भी काम नहीं करेंगे। आज आप जनसुराज की ताकत देखिए। हम लोग तो चुनाव नहीं जीते हैं, कोई हमारा एमएलए नहीं है, लेकिन आज यहां पर विधवाओं का, बुजुर्गों का पेंशन जो 20 वर्ष में 10 रुपया नहीं बढ़ा था, वो 400 से बढ़कर 1100 हो गया। आंगनवाड़ी सेविकाओं की सैलरी बढ़ गई, आशा की सैलरी बढ़ गई। बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपया देने का जो वादा 15 में किया गया था, सरकार ने नोटिफिकेशन किया कि अब उसको करेंगे। जो हम लोगों ने 2 लाख रुपए जो वादा किया था, नीतीश कुमार ने नवंबर 2023 में, हम लोगों ने 1 करोड़ लोगों से सिग्नेचर कराया, तो अब सरकार ने कहा कि हम 10,000 रुपये दे रहे हैं उसमें से। ये ताकत जनसुराज की नहीं है, ये ताकत लोकतंत्र में विकल्प होने का है। कई लोगों को बिहार में अब ऐसा लग रहा है कि जो भी प्रशांत किशोर कहेंगे सरकार अगले दिन कर देगी। सुबह से शाम तक लोग मेरे पास आते हैं और मैं लोगों को समझा रहा हूं कि मेरे भाई, आपकी ये गलतफहमी है, ये मेरी ताकत नहीं है, ये इस बात की ताकत है कि सरकार को ये समझ में आ रहा है कि जनता के पास एक विकल्प है। अगर मैं ये बात नहीं मानूंगा, अगर हम लोग ये बात नहीं मानेंगे,
तो समाज के ये बड़े वर्ग जनसुराज की ओर चले जाएंगे। अगर जनसुराज नहीं होता तो सत्ता में बैठे हुए लोग क्या कहते, अरे कुछ भी कर लो, लालू के डर से वोट हम ही को देगा, और लोग देते भी। तो लोकतंत्र में विकल्प होना जरूरी है। आज मुसलमानों की हालत क्या है बिहार में, क्योंकि उन्होंने अपने लिए विकल्प बंद कर दिए। तो राजद वाले, महागठबंधन वाले समझते हैं भैया मुसलमान जिए या मरे, भाजपा के डर से वोट हमें ही देगा। तो जनसुराज मुसलमानों को ये कह रहा है भाई जिसको वोट देना है दो, लेकिन कम से कम ये अपने लिए विकल्प, एक खिड़की तो खोलो। क्योंकि जिस दिन आप जनसुराज की ओर देखने लगेंगे तो जनसुराज क्या करेगा नहीं करेगा वो तो बात की बात है, राजद वाले भी आपकी चिंता करने लगेंगे। ये बात जनसुराज बता रहा है। आपको कैसा लगता है जब बीजेपी कहती है आरजेडी की बी टीम है, आरजेडी कहती है बीजेपी की बी टीम? बहुत अच्छा लगता है। ये दिखाता है कि दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। ये दिखाता है कि दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, जब मुझे शुरुआती दिनों में महागठबंधन वाले बीजेपी की बी टीम कहते कहा थे, यह जाता ममता बनर्जी के यहाँ डीलिंग हुआ है, बीजेपी वाले कहते हैं, और आप आरजेडी की सरकार बना। वही सुनिए आप मेरी बात। जब पहले महागठबंधन वाले मुझे कह रहे थे बीजेपी की बी टीम, तो कई लोग मुझे कहते थे भैया इसका खंडन कीजिए, जवाब दीजिए। मैं कहता भैया सत्य की एक अपनी ताकत है। आज वही बीजेपी मुझे महागठबंधन का बी टीम बता रही है, और महागठबंधन को यह लग रहा है कि ये तो ज्यादा वोट एनडीए का कट रहा है तो इसलिए मजा ले रहे हैं। मेरे भाई, हम लोग वोट कटवा पार्टी हैं। ये लोग हमको गाली के देने के हिसाब से कहते हैं ये वोट कटवा पार्टी है। मैं कहता हूं हाँ, हम लोग वोट कटवा पार्टी हैं। हम लोग इतना वोट काट रहे हैं और दोनों का काट रहे हैं कि ये भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट नेता सब कट के साफ हो जाएंगे, बिहार में एक नई व्यवस्था बनेगी। अंतिम सवाल ये मेरे दिल में है और मैं पूछना चाहूंगा आपसे। कई लोग कहते हैं आप बहुत बहुत महत्वाकांक्षी हैं। आप कांग्रेस गए तो आप चाहते थे महासचिव बना और आपकी सीधी बात राहुल और सोनिया से हो। बीजेपी में आप थे तो लोग कहते हैं आप पीएमओ के पैरेलल ऑफिस को लीड करना चाहते थे। आप जेडीयू में थे तो आपके बारे में कहा जाता है कि आप 4-4 मंत्रालय चलाना चाहते थे। मेरे भाई, इसमें क्या सच्चाई? देखिए, अब आप अपनी बात को, आपने खुद कहा कि नीतीश जी ने मुझे डिक्लेयर कर दिया पब्लिकली कि यही मेरे आगे हायर है, पॉलिटिकल हायर ये होंगे, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं 4 मंत्रालय चलाना चाहता था। आपने कहा कि मैं मोदी जी के साथ रहता था और आप कह रहे हैं कि वहां पर पैरेलल व्यवस्था बनाना चाहते थे। आपने कहा कि आप बड़े महत्वाकांक्षी और बनना क्या चाहते हैं कांग्रेस में, महासचिव। हमारी इतनी महत्वाकांक्षा, कम से कम महत्वाकांक्षा का डेफिनेशन तो ठीक कर लो भाई। आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। कांग्रेस का ऑफिशियल ट्वीट देख लीजिए। उन्होंने कहा कि हम लोगों की प्रशांत किशोर से वार्ता हुई, इन्होंने जो प्लान दिया उसको उस पर हमारी सहमति हुई, और हम लोगों ने प्रशांत किशोर को ऑफर किया कि आप आकर हमारे साथ काम कीजिए। प्रशांत किशोर ने उसको मना कर दिया। अगर कांग्रेस में महासचिव बनना, मंत्री बनना, किसी सरकार में, राज्यसभा में जाना, किसी दल में पोजीशन लेना मेरी महत्वाकांक्षा होती तो शायद ही कोई ऐसा दल देश में होगा जो कि मुझे खुशी खुशी वो जगह न दे दे। आप ठीक कह रहे हैं, मेरी महत्वाकांक्षा तो बड़ी है, लेकिन आप उसको जिन फ्रेम में डाल रहे हैं वो फ्रेम में वो क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। मेरी महत्वाकांक्षा ये है कि अपने जीवन काल में मैं बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में देखूं। मेरी महत्वाकांक्षा ये है कि एक ऐसा भी दिन आए जब पूरे देश से लोग पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए बिहार में आएँ। ये मेरी महत्वाकांक्षा है। तो बिल्कुल मैं बहुत महत्वाकांक्षी आदमी हूँ, और उसके लिए मंत्री बनकर ये काम नहीं होगा, सरकार बनाकर काम नहीं होगा, व्यवस्था बदले बगैर कोई उपाय नहीं है। इसलिए अपना जीवन का सब कुछ दांव पर लगाएं। प्रशांत जी, आपने TV9 के साथ बड़े ही साफगोई से बातचीत की, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।